हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने क्षितिज बुक के काव्य खंड के आखिरी चैप्टर को लेके। तो मतलब इस आज जो हमारा चैप्टर है ये काव्य खंड का हमारा आखिरी चैप्टर होगा। और इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो होगी हमारी क्षितिज बुक का गद्य खंड। ठीक है बच्चों। तो जो आज का हमारा चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, उसका नाम है संगतकार। तो सबसे पहले हम बताते हैं संगतकार का मतलब क्या होता है। चित्र देखकर आप समझ रहे होंगे कि हम संगतकार का किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। संगत मतलब साथ में रहने वाले, और कार का मतलब होता है उस काम को करने वाले। तो यहाँ पर ये संगतकार का मतलब ये है कि जो संगीत होते हैं, मतलब जो म्यूज़िक होते बनते हैं, उसमें जो होते हैं एक लीड सिंगर होते हैं। ठीक है, एक लीड सिंगर गाना गाते हैं और बाकी क्या होते हैं, सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कोई कुछ म्यूज़िक बजाता है, कोई कोरस देता है। तो उन्हीं के बारे में ये सारी कविता यहाँ पे आपके सामने हम अभी प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि एक सिंगर जो होता है वो गाने गाते हैं, है ना। और बाकी जो लोग क्या होता है, कोई वायलिन बजाता है, कोई ड्रम बजाता है। ये सारी चीज़ों से उस सिंगर जो लीड सिंगर में रहता है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वो भी अपने धुनों को बेस्ट तरीके से लोगों के सामने सजा सके। तो इस कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम है मंगलेश डबराल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे मंगलेश डबराल के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनके बारे में क्या कहते हैं। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है मंगलेश डबराल। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी नामक गांव में हुआ था। तो ये कहाँ के निवासी थे, ये उत्तराखंड के निवासी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में ही कंप्लीट हुई। मतलब इनकी जितनी भी पढ़ाई थी वो कहाँ पर कंप्लीट हुई थी, वो देहरादून में ही कंप्लीट हो गई थी। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, है ना। इनके कितने संग्रह प्रकाशित हुए थे, 5। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आज भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु। तो ये इनकी 5 संग्रह हो गई। पहली हुई पहाड़ पर लालटेन, दूसरा घर का रास्ता, तीसरा हम जो देखते हैं, और चौथा आज भी एक जगह है, और पांचवा वो है नए युग में शत्रु। तो इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई तरह के पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार, दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित इन्हें किया गया है। कविता के अतिरिक्त ये साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर भी लेखन करते हैं। इनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। मतलब ये जितने भी अपनी कविताओं का वर्णन करते हैं बहुत ही गहराई के साथ करते हैं, और जो इनकी भाषा होती है वो बहुत ही ज़्यादा सरल और पारदर्शी होती है। तो जो संगतकार की जो पहली लाइन है वो कुछ इस तरह से है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो इन लाइनों में कवि क्या बता रहे हैं, उस संगीतकार जो मुख्य कलाकार के साथ गाना गाते हैं उनके बारे में ये यहाँ पर वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो कवि कहते हैं, जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है, जब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है, जो साथ के लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, उसका साथ देते हैं। संगतकार की आवाज बहुत ही कमजोर कांपती हुई सी प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर थी, जो मुख्य गायक की आवाज के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो क्या बोल रहे हैं कवि यहाँ पर कि मुख्य गायक जो है जब वो गाना गा रहे थे तो उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डरी हुई सी लग रही थी। पर क्या हुआ, साथ के जो लोग थे उन्होंने अपनी आवाज़ में जब उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई तो उसकी आवाज़ कैसी बन गई, बहुत ही ज़्यादा, उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशीलता आ गई, और आवाज़ कैसी हो गई, बहुत ही ज़्यादा मधुर हो गई। कवि को ऐसा लगता है कि संगतकार गायक का बहुत ही करीबी का रिश्तेदार या जाना पहचाना वाला है, या फिर ये उसका कोई शिष्य है जो कि उससे गायकी सीख रहा है।
इस प्रकार बिना किसी की नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जो संगतकार है वो शायद बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है या उसका भाई या छोटा शिष्य है, ऐसा कवि को लग रहा है। तभी तो बिना किसी के नज़र में आए निरंतर अपने कार्य को वो करता ही जा रहा है ना। क्योंकि हमेशा आगे कौन दिखता है, मेन सिंगर दिखता है, और जो साथ में गाते हैं वो बजाते हैं वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो फिर भी वे अपना काम करते ही जाते हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उसके कोई रिश्तेदार है या उसका कोई शिष्य है। तो अगली लाइन है हमारी, जब गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो इन लाइनों में कवि ये बता रहे हैं कि जब कोई मेन लीड सिंगर गाना गाता है तो वो क्या होता है, अपने अंतरे से भटक जाता है या मुख्य धारा से भटक जाता है। तो क्या कौन मदद करता है, जो संगतकार होते हैं वही उसकी मदद करते हैं। तो समझते हैं इन लाइनों को। तो वो ये हमें बता रहे हैं कि कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है तो उसे गाने के सुर ताल की भनक नहीं पड़ती, है ना। जब कोई एकदम संगीत में खो जाता है तो वो सुर ताल थोड़ा सा भूल जाता है और कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है। आगे सुर कैसे पकड़ना है या उसे समझ नहीं आता, वह उलझा सा रहता है। तो होता क्या है कि कोई गाना गा रहा है तो अपने सुर से वो भटक गया है, अब उसे पता नहीं चल रहा है कि जो सुर से वो भटका है उसे दोबारा कैसे पकड़ना है। वो क्या होता है, एक उलझन में पड़ जाता है। तो ऐसी सुविधा मतलब ऐसी परेशानी से निपटने के लिए जो उसका साथ देता है वो कौन होता है, वो संगतकार होता है। निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। जो संगतकार होता है वो हमेशा क्या करता है, अपनी कोमल और सुरीली आवाज में संगीत के जितने भी सुर और ताल होते हैं वो उनको पकड़ के ही आगे चलता है। वो मुख्य गायक मतलब जो लीड सिंगर होता है उसको कभी भी भटकने नहीं देता है और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। मतलब जहाँ से वो भटक गया है उस भटके हुए रास्ते से उसे वापस लाने में मदद करता है, वो होता है संगतकार। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेन सिंगर आगे बढ़ रहा है और उसका पीछे जो सामान है वो छोड़ता जा रहा है, तो जो पीछे जो संगतकार है वो क्या कर रहा है, इन सारे सामान को समेटते हुए संगतकार के साथ आगे बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए लेखक कहते हैं, इसे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वर भूल जाया करता था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लेखक को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है जब वे भी क्या करते थे, वह भी संगीत सीखा करते थे और हमेशा स्वर को भूल जाया करते थे। आगे की लाइन है, तार सप्तक में जैसे बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो कवि ये बताते हैं कि जैसे कभी कोई स्वर छूट गया है, कुछ लाइनें गलत हो गई है, तो संगीतकार क्या करता है, उसका साथ देता है और वो ये बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथ मैं हूँ और जो तुमने गाना गा लिया है उसको दोबारा भी गाया जा सकता है। तो वो ये कहते हैं कि मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो होता क्या है, जब कोई भी सिंगर बहुत ही देर से गा रहा है तो वो उसका गला एकदम थक सा जाता है, ऊर्जा एकदम समाप्त होने लगती है, तो उसके स्वर नीचे होने लगते हैं, तो एनर्जी डाउन होने लगती है, तो आवाज़ भी धीमी धीमी निकलती है।
उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। तो मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए पीछे से जो स्वर सुनाई देते हैं वो किसके होते हैं? वो संगीतकार के होते हैं। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार होता है। तो पीछे से गाने की आवाज़ आने लगती है तो जो लीड सिंगर होता है उसके भी मन में फिर से ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह अपनी धुन से गाता जाता चला जाता है। तो फिर से वो पूरे उसमें आ जाता है, एकदम फॉर्म में आ जाता है और फिर से अपना गाना शुरू कर देता है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है। कभी कभी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। तो वो मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी संगीतकार सिर्फ इसीलिए गाता है कि जो लीड सिंगर है उसको ये ना लगे कि वो अकेला गा रहा है ना। और कभी कभी इसलिए गाता है कि जो एक गाना आपने गा दिया है उसको दोबारा से गाया जा सकता है। आगे की लाइन है, और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इन लाइनों में कवि कहते हैं कि एक सहायक के त्याग को दिखाया। इन लाइनों में किसको बताया है? जो असिस्टेंट रहते हैं, जो पीछे बैकग्राउंड में सिंगर होते हैं, कोरस गाते हैं, उनके त्याग को यहाँ पर दिखाया गया है। जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ हमेशा गाते ही चले जाते हैं और इस बात की चिंता उन्हें बिल्कुल भी नहीं रहती कि कहीं मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर ना गा दे, है ना। और इस बात की चिंता भी उन्हें हमेशा रहती है कि कहीं वे जो मेन लीड सिंगर गा रहा है उससे ज़्यादा अच्छा ना गा दे। इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक भी साफ सुनाई देती है कि भाई जो पीछे गा रहा है वो ज़्यादा अच्छा गा देगा तो जो सामने है उसकी थोड़ी सी ये लगेगा कि वो पीछे वाला ज़्यादा अच्छा गा रहा है। तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वो सामने वाले सिंगर से ज़्यादा अच्छा ना गा दे। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमे रखने की कोशिश करता है एवं अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने भी नहीं देता है। इसलिए इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन और मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो ये बताता है कि ये उसकी कोई विफलता नहीं है, ये उसकी कोई कमजोरी नहीं है, ये उसका बड़प्पन है और मनुष्यता है कि वो हमेशा अपने आप को पीछे रखता है ताकि सामने वाला हमेशा आगे रह सके। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए खंड के साथ जो कि होगा हमारा गद्य खंड। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू।